हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। और आज का मुद्दा है IBN 7 की खबर के असर पर। सोमवार को हमने अयोध्या में बजरंग दल की तरफ से आयोजित नफरत की ट्रेनिंग पर बहस की थी और इसके अगले ही दिन पुलिस ने बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? इसी पर हम करेंगे आज का मुद्दा में बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और ठीक 3 मिनट 13 सेकंड बाद चर्चा शुरू करेंगे। IBN 7 पर ये तस्वीरें दिखाए जाने के एक दिन के अंदर ही बजरंग दल पर केस दर्ज हो गया। यूपी के अयोध्या में ये बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण शिविर है। अपने कार्यकर्ताओं को मुश्किल हालात से निपटने और आतंकवादी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। मगर इस ट्रेनिंग के लिए फैजाबाद कोतवाली में बजरंग दल और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 153A के तहत केस दर्ज किया है। बजरंग दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें 2 समुदाय के बीच में यानी कि आपसी टकराव दिखाया गया। उस प्रकरण को पुलिस ने संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज किया, कार्रवाई की जा रही है। केस आखिर क्यों दर्ज हुआ ये जानने के लिए इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। बजरंग दल के कार्यकर्ता आग के गोलों के बीच से निकल रहे हैं। आग की दीवार पार कर वो आतंकियों के गेटअप में आए लोगों पर हमला बोलते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। बेशक ये सिर्फ ट्रेनिंग है और यहाँ न तो बंदूक असली है न आतंकवादी, मगर आतंकियों के गेटअप को जरा ध्यान से देखिए। दाढ़ी बढ़ाए हुए और गोल टोपी पहने हुए लोग आतंकियों के गेटअप में हैं। सवाल ये कि क्या एक खास मजहब के लोगों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? इसी सवाल को लेकर तमाम दलों ने बजरंग दल और इसे सही ठहराने वालों की जमकर लानत मलानत की है। हिंसा को ग्रहण करने वाले लोग और समाज में सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर द्वेष फैलाने वाले जो संगठन हैं, इनको तो इनके ऊपर तो सख्ती करना बहुत आवश्यक है और इनके खिलाफ FIR थोड़ा देर से भी और पहले होनी चाहिए थी। ये दोनों ताकतें, समाजवादी पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वो लोग जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये मिली जुली नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूपी के गवर्नर राम नाईक और बीजेपी ने बजरंग दल के इस ट्रेनिंग कैंप का समर्थन किया है। कल आप कहोगे कबड्डी को भी बैन कर दो, वो भी तो सेल्फ डिफेंस का ही है। इनको क्यों पेट में दर्द होता है कि हम अपने तंदुरुस्ती के लिए, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए ये सारे सेल्फ डिफेंस का करें? सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला चल रही है? क्या यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर ये सब किया जा रहा है? वैसे ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी लग रहा है। उन्होंने एक बार फिर बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। बटला हाउस एनकाउंटर पर मैं आज भी कायम हूं कि वो फेक एनकाउंटर था। उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, तो अब हो जाती है तो सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। वैसे एक तरफ इस मुद्दे पर जहां दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर हैं, वहीं कांग्रेस में वो अलग थलग पड़े हुए हैं। बटला हाउस एनकाउंटर के वक्त गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल यही कह रहे हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर सही था। सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले तमाम दल अपने अपने मुद्दे लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी से जुड़े कुछ अहम सवाल जो कि आज हम मुद्दा में उठाएंगे, करेंगे चर्चा। क्या नफरत की ट्रेनिंग कैंप के आयोजकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, होगा पहला सवाल। दूसरा अहम सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले यूपी में एक बार फिर से ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है? अहम सवाल ये कि क्या बजरंग दल को सामने रखकर सियासी रोटी सेकी जा रही है? क्या दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर फिर से बटला हाउस का मुद्दा उठाया है? और क्या यूपी चुनावों में सभी दल वोट बैंक पक्की करने में जुटे हुए हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की चर्चा, खास मेहमानों के साथ। और परिचय आपका करा देती हूं। भोलेंद्र शर्मा, संयोजक शौर्य प्रशिक्षण शिविर के, हमारे साथ मौजूद हैं। जमीयत उलमा हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नोमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं।
आईपी सिंह जी हैं नेता बीजेपी के, मुकेश नायक जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पंखुड़ी पाठक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी संघ मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल भोलेंद्र जी मेरा आप ही से है कि अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया, क्या अभी भी आप कहेंगे कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ वहां पर? आप शर्मा हटाइए, भोलेंद्र लिखिए केवल। चलिए माफी चाहूंगी, शर्मा हटा देंगे हम। भोलेंद्र जी क्या आप अभी भी कहेंगे, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कहेंगे कि जिस तरीके से उस शिविर का आयोजन किया गया वो सही था? अभी देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह शिविर बहुत 20 वर्षों 30 वर्षों से चल रहा है और आज तक सेवा सुरक्षा इसी तरीके से चल रहा है भोलेंद्र जी, इसी तरीके से चल रहा है। एक तरफ एक धर्म के लोग होते हैं, केसरिया पट्टी बांधे, सामने खास समुदाय के लोगों को एक खास भेष में रखा जाता है, क्या इसी तरीके से चलता है ये शिविर? नहीं, ये क्लियर कर दीजिए ना, शिविर चल रहा है, आपत्ति इसको लेकर है, शिविर क्यों चल रहा है इस पर आपत्ति नहीं है, आप चलाइए शिविर। सुनिए, नहीं आप सुनिए, देश में कहीं भी वह केवल जो है आतंकवाद के विरोध में एक दृश्य था और वह कभी भी आप देखेंगे वार्षिक उत्सव में तमाम तरह के ऐसे कॉलेजों के वार्षिक उत्सव में भी इस तरीके से दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उस तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध था। वहां पर क्या किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है? नहीं, विशेष धर्म नहीं, उसमें इतने सारे लोग हैं, सारे लोग टोपी नहीं पहने हैं, आप देख लीजिए पहनने वाले भी आतंकवादी होते हैं। हम झूठ कह रहे हैं तो आप तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने भी होंगी, देख लीजिए। तस्वीरें मैं देख रहा हूं। अपना जो कार्य है, यह कार्य केवल इस देश के समाज को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने के लिए, नौजवानों को तैयार आगे लाने के लिए बजरंग दल का प्रशिक्षण है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सही कह रहे हैं आप। अगर आपकी सोच ये है तो उसको हम कतई गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो निशाना है, जो मकसद है, जो टारगेट है, जहां पर विशेष धर्म को दिखाया गया है, आपत्ति उस पर है। आतंकवाद से आज हमारी सेना, आज हमारी पुलिस इतने वर्षों से लड़ रही है और आज आतंकवाद से हम निजात नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन इस देश का समाज खड़ा हो जाएगा आतंकवाद के विरोध में, उस दिन क्या आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद का कोई मजहब होता है? ये भी बता दीजिए फिर, आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? किसी विशेष धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं? देखिए, लेकिन किसी मजहब के जो मजहब है, किसी मजहब के ज्यादा आतंकवादी होंगे, किसी मजहब के आतंकवादी कुछ कम होंगे, लेकिन एक विशेष मजहब के विशेष आतंकवादी, आज अयोध्या में घटना घटी, वो किस मजहब के आतंकवादी थे? आज अयोध्या में जो दुर्घटना हुई आतंकवादियों की, वो किस मजहब के थे? दाढ़ी लगाना, स्कल कैप पहनना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही है कि ये आप किसी एक विशेष मजहब को दिखा रहे हैं वहां पर? नहीं, अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया, अब छोड़िए बात, अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया। IBN7 ने खबर दिखाई जिस वक्त ये तस्वीर आई, सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी और देखिए मुकदमा दर्ज हो गया। फिर अरे मुकदमा तो ठाकुर प्रज्ञा सिंह के दर्ज हो गया। मतलब आप कानून को भी नहीं मानते हैं, आप कानून को भी नहीं मानते, ऐसे तमाम मुकदमे दर्ज, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? देखिए, ऐसा है, शासन प्रशासन के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना। वो देशभक्तों को जो है आतंकवादी घोषित करेंगे, आतंकवादी को देशभक्त बनाएंगे, और यह देश में चल रहा है। अब ये कौन सी देशभक्ति है? मैंने पहले भी कहा, ये कौन सी देशभक्ति है बता दीजिए। क्या आपकी देशभक्ति ये सिखाती है कि अपने ही मुल्क के, अपने ही भाइयों को टारगेट बनाया जाए, गोली का निशाना बनाया जाए? जेएनयू को देख लीजिए, मैं अभी जेएनयू को देख लीजिए, अभी जो है बटला हाउस को देख लीजिए, अभी इशरत जहां को देख लीजिए, आतंकवादियों को देशभक्त साबित करने का ऐसा प्रयास चल रहा है, और देशभक्तों को कैसे जो है आतंकवादी साबित करने, ये भगवा आतंकवाद क्या है? कर रहे हैं आप? मत कीजिए ना, आप वहां पर एक नॉर्मल, आप देखिए जो लोगों ने, जिन लोगों ने गन ली हुई थी, क्या उन्होंने स्कल कैप पहनी? क्या वो दाढ़ी में थे? नहीं थे ना, नहीं थे ना, ठीक है। एयरगन मान लीजिए, एयरगन मान लीजिए, आप एयरगन से प्रशिक्षण दिया आप लोगों ने ना, एयरगन लीजिए। किसी वार्षिक उत्सव में, किसी आप कार्यक्रम में आप जो आतंकवाद के विरुद्ध में, तो कैसे नकली गन लोग प्रयोग करते हैं, कैसे उसको दृश्य दिखाते हैं? अब उस गन पे बहस मत कीजिए, एयरगन ले लीजिए, मान लिया मैंने, एयरगन ले लीजिए। आप ये बताइए कि जिन लोगों के हाथों में एयरगन थी, क्या उन्होंने स्कल कैप या फिर उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्या वो उस वेशभूषा में थे? आतंकवादियों के विरुद्ध था वो, यानी कि आतंकवादियों के विरुद्ध एक धर्म हो गया और आतंकवाद दूसरा धर्म हो गया।
उसमें एक वहाँ धर्म दिखाया नहीं गया, उसमें सर्वधर्म वहाँ उसमें कुछ सारे लोग टोपी नहीं लगाए हैं। आप किसी एक टोपी को नुमानी लेकर जी अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया। IBN 7 ने सबसे पहले खबर दिखाई। बार बार ये कहूंगी कि जिस तरीके का प्रशिक्षण शिविर था उससे आपत्ति नहीं थी, आपत्ति उस बात को लेकर कि जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया। नुमानी जी जवाब रख दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो IBN 7 को जो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने खबर दिखलाई जिसका जो है ये जो है प्रभाव हुआ कि मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, आप जो है प्रशिक्षण जो है लीजिए दीजिए, ये जो है कोई मुद्दा नहीं है, और जो है आतंकवाद जो है बड़ा मुद्दा है जिससे सबको लड़ना है। तो उसमें जो है वो सिख भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, ईसाई भी होंगे, पारसी भी होंगे, सब जाएंगे उसमें। इतना बड़ा बोझ जो है बजरंग दल के ही जो है कंधे पे क्यों डाला जाए? सब इसमें ये करेंगे। अगर अनुमति मिलेगी सरकार की ओर से और जो है प्रशासन से तो सभी जो है वो ये प्रशिक्षण करेंगे। लेकिन आप जो है समुदाय विशेष को जो है टारगेट करके, जो उसकी एक पहचान से जुड़ी हुई बात है, टोपी जो है, दाढ़ी है, इस तरह आप दिखला रहे हैं। आप जो है यहाँ का गृह मंत्री जो है, जो आज है, और जो है पहले के जो गृह मंत्री थे चिदम्बरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कहा कि सबसे बड़ा आंतरिक खतरा और आतंकवाद जो है वो नक्सल है। तो नक्सलवादियों को जो है आप क्यों नहीं दिखला रहे हैं? आप जो है वो सिर्फ जो है ऐसे जो है प्रतीकों का क्या जो है क्यों जो है यूज कर रहे हैं जो एक समुदाय विशेष से? क्या आपको प्रशासन पे, फौज पे, पुलिस पे जो भरोसा नहीं है जो आप जो है मुकाबला करेंगे आतंकवादियों का? सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों बराबर नहीं कर सकते हैं। बताइए, गृह मंत्री कह रहे हैं सबसे बड़ा आतंकवाद है, सबसे बड़ा आतंकवाद इस भारत के विरुद्ध है, हिंदुस्तान के विरुद्ध है, और नक्सलवाद हिंदुस्तान के विरुद्ध नहीं है। वो हिंदुस्तान, नक्सलवाद हिंदुस्तान के विरुद्ध नहीं है। आप जानते हैं भूलेंद्र जी कि आपको पता है, क्या आप ये जानते हैं कि खुद सरकार भी ये मानती है सबसे बड़ा खतरा अगर हमारे घर में ही लड़ाई होती रहेगी तो हम कैसे बाहर के दुश्मन से लड़ेंगे? आप तो उसको मानते ही नहीं है। पार्लियामेंट को सुअर वाला कहते हैं। ठीक है, पंखुड़ी इंक्लूड करूंगी सबको। देश के कानून के विरुद्ध है, देश के संविधान के विरुद्ध है, लेकिन नक्सलवाद वह उनकी एक विशेष मांग है, उनकी एक विशेष वो है, वह देश के विरुद्ध वो नहीं लड़ रहे। बताइए, वो देश के विरुद्ध आपका नहीं लड़ गृह रहे। मंत्री जो है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आतंकवाद है और आप मानने के लिए तैयार अवनी जय जी, ये कैसी सोच है? नहीं, आतंकवाद को नक्सलवाद गृह से मत युद्ध जोड़िए। जो है वो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर से हमला करे तो वो ज्यादा खतरा। भूलेंद्र जी की इस सोच से आप सहमत हैं? कर रहा है। जी बिल्कुल बोलूंगा। बोलिए बोलिए। वो पाकिस्तान हमला करेगा, अगर वह जो ठीक है भूलेंद्र जी, ठीक है, बाकी मेहमानों को इंक्लूड करने दीजिए। अवनी जय जी, मैं पंखुड़ी आ जाऊंगा। नक्सलवाद हमारी आंतरिक समस्या है, अब उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। भोलेन जी की बात को समझिए। ये सवाल इस देश का जो नागरिक है, ये पूरा प्रशिक्षण उसके खिलाफ नहीं है। ये समूचा प्रशिक्षण उस ISIS के खिलाफ है जिसके आतंकवादी घुसपैठ करके यहाँ आ रहे हैं और सरेआम क्या कर रहे हैं उनके। आप एक बात, हाँ मैं बताता हूं ना, आपने जितने भी ISIS के आतंकवादियों का वीडियो देखा है, उनकी पहचान कैसी है? पर ये बताइए, नहीं, आप बताइए ना। मैं उस पर जाऊंगी आप नहीं, क्यों नहीं जाएंगे आप? मैं जाऊंगी। अरे ISIS के समूचे आतंकवादियों की पहचान कैसे होती है? ओसामा बिन लादेन की पहचान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नुमानी साहब है, ये बिल्कुल नहीं है। टोपी लगाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। संसद पर हमला हुआ, क्या दाढ़ी टोपी वाले लोग थे? बताएं। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि वो जो दिख रहे हैं ना, वो जो दिखाई दे रहे हैं ISIS में, इसका मतलब हमारे देश का जो नागरिक है उसको समझा करके, बुझा करके, उसके साथ शांति से वार्ता करके साथ लाना है। लेकिन देश का, विदेश का जो है ना, ये जो आपके लोग हैं, हमारी आर्मी फेल हो गई, आर्मी फेल हो गई, आपका नजरिया गलत है, आपका नजरिया नहीं। नक्सलवादियों के खिलाफ देश का एक, हमारे देश का नागरिक, उसके खिलाफ देश का दूसरा नागरिक हथियार उठाइए, ये संभव नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात कर रहे हैं अवनी जय जी, ये तो बहुत अजीब सोच अरे रहे हैं। नहीं, मैं अजीब बात नहीं कर रहा हूँ। ये सुप्रीम, आप तो सरकार से उल्टी लाइन ले रहे हैं, सुन तो लीजिए आप, नवजोत जी, सलवा जुडुम पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये सोच ही नहीं है। सलवा जुडुम पर ऑर्डर है ये। अरे नवजोत जी, आप गलत कह रही है ये बात। नहीं अवनी जय जी, कैसे? आप बताइए, आप मुझे गलत करिए। सलवा जुडुम जहां पर देश के नागरिकों को नक्सलवादियों के खिलाफ सैन्य प्रशिक्षण देने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश का एक नागरिक दूसरे नागरिक से नहीं लड़ेगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो।
एक नागरिक दूसरे हमारे नागरिक से फौजियों नहीं को लड़ेगा, मार दे, लेकिन जवानों को मार दे, लेकिन आप हम सुन उनको तो कुछ लीजिए ना, नहीं आप सुन कहेंगे, तो है ना? लीजिए ना, देश आप के ये बताइए, देश अब के मुझे जी इस सवाल का देश जवाब के दीजिए, खिलाफ साजिश वो करने वाला, जवानों को मार देश के दे, खिलाफ, माइंस बिछाएं, देश के पूरी की खिलाफ, पूरी पलटन को देश उड़ा के दे, खिलाफ आप उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? आप मेरी बात सुनेंगी ना, पहले आप इस मेरी बात का जवाब दीजिए ना। सुनाइए, मैं बोलिए। आपसे सीधा ये पूछ रही हूँ, वो जवानों को मार दे, पूरी पलटन वहां पर जाती है, पूरे नक्सली वहां पर जवानों को मार देते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल भी ये नहीं कहा। नक्सलवाद एक समस्या, और नक्सलवाद निश्चित रूप से इस देश के भीतर एक इतनी बड़ी समस्या है जिसमें देश की शांति को वो भंग करना तो चाहते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर आप? अगर आप कह रहे हैं कि हमारा तो टारगेट ही आईएसआईएस है, तो फिर पहले अंदर के गृह युद्ध को तो सॉल्व कीजिए। नहीं, ये नहीं, आईएएस वालों को दिखाते तो कोई मुद्दा नहीं था, उन लोगों का जो एक काला लिबास है, एक तरह जो है वो झंडा है, उसमें आप लड़ाते निश्चित रूप से एक भी इसमें आईएएस आदमी देश नहीं दिखलाया, देश का हर नागरिक वो किसी भी मजहब, पंथ, धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग का हो, उस नागरिक के खिलाफ दूसरा नागरिक कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, कोई भी नहीं लेना चाहता, कोई भी नहीं। लेकिन और जो लेना चाहता है उसकी हालत पता कैसी होती है? रॉकी यादव जैसी, दाढ़ी टोपी वाले देश के नागरिक। नहीं, रॉकी यादव जैसी हालत होती है कि उसने कहा कि मैं बिंदी यादव का बेटा हूं, मेरी गाड़ी ओवरटेक कैसे की? उसके खिलाफ भी हथियार उठाने चाहिए, उसके खिलाफ नहीं, आप बताइए ना, उसके खिलाफ हथियार उठाने की बात करेंगे? आप कहेंगे ना कानून, आप कहेंगे ना कानून के हिसाब से बात होगी। नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं, बिल्कुल भी। ठीक है, देश का कोई भी नागरिक। नायक जी माफ कीजिएगा, मुकेश नायक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस सोच से क्या सहमत हैं? पंखुड़ी बस आती हूं आपके पास, माफी चाहूंगी। मुकेश जी, इस सोच से बिल्कुल कोई सहमत नहीं हो सकता। ये आईएसआईएस की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आईएसआईएस इराक में मुसलमानों को मार रही कि हिंदुओं को मार रही? आईएसआईएस सीरिया में मुसलमानों को मार रही कि हिंदुओं को मार रही है? मुसलमान के चश्मे से बाहर नहीं निकल सकते, पाकिस्तान में जिन लोगों को मार रहे हैं, मुसलमान के चश्मे से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों की हत्या कर रहे हैं, अरे वो किसी को मार रही है, लेकिन वो एक इंसानियत को, मानवता को मार रही है। संगठनों का संबंध इसमें हिंदू और मुसलमान कहीं नहीं आता बीच में। ये आप देखते हैं ना, आपके लिए वोट बैंक है, दरअसल आपके लिए वोट बैंक है, आपके लिए राजनीतिक नहीं, ये गलत बात है ना। नवजोत जी बिल्कुल गलत आरोप है। उन्होंने क्या मुसलमानों को मार रही है? चला रहे हैं, इराक आईएसआईएस मुसलमानों को मार रही है, इसलिए खुश होना चाहिए लोग हैं, इसलिए खुश होना चाहिए। नहीं, इसलिए खुश होना चाहिए। टोपी पहने, खुद की दाढ़ी है जिनकी, मतलब क्या कहेंगे? अगर पेशावर में बच्चों को मारा जाता है तो उसमें भी हमारी संवेदनाएं जगती हैं। पाकिस्तान के नागरिक है वो। और जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं वहां इस तरह का बखेड़ा और बवंडर ये खड़ा करते हैं। ये बिल्कुल सीमित सोच है, और जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं इनका उपयोग अपने ही देश में, अपने देश में अशांति पैदा करने के लिए होगा, सांप्रदायिक गतिविधियों के लिए होगा, धर्म का विकृत स्वरूप लोगों के सामने रखने के लिए होगा। ये ओछे और घटिया हथकंडे इनको अब बंद करना चाहिए। और मोदी जी से मैं अपील करता हूं कि वो अपने अनुसांगिक संगठनों को इन सब कामों के लिए रोकें। 2 साल की बीजेपी के कार्यकाल की पूरे देश में समीक्षा हो रही है, और गंभीर सवाल देश में उठाए जा रहे हैं सरकार की परफॉर्मेंस को लेके। ऐसे समय में ऐसे मुद्दे उछाल देना, आईपी सिंह जी भी मौजूद है, आईपी सिंह जी मौजूद है, पंखुड़ी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा हम कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यूपी चुनाव में सभी दल वोट बैंक पक्का करने में जुटे हुए हैं? मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी पंखुड़ी आप ही के पास। मैं आ रही हूँ आईपी सिंह जी, आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आप दोनों रहते हैं। पहले आपका रिएक्शन ले लो, फिर डिबेट को पूरा ओपन करेंगे। पंखुड़ी, हमने ये खबर दिखाई, लेकिन 3 दिन लग गए आपकी सरकार को कार्रवाई करने में। क्या पुलिस जो है वो डरती है वहां पर? क्या डर के काम करती है? यानी कोई प्रेशर नहीं होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डर की या दबाव की कोई बात नहीं है। देखिए, ये संघ और संघ से जुड़े संगठन जिस तरह का एक बहुत खतरनाक खेल उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं, और वो भी चुनाव को मद्देनजर रख के, पुलिस को और वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है। हमने देखा सहारनपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ। तो किसी तरह की भी कार्रवाई करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी जरूरी होती है, और हमने तुरंत कार्रवाई इसमें करी है। अब जहां तक नहीं, 3 दिन लग गए थे कार्रवाई करने में? नहीं,
3 दिन की बात नहीं है, ये तुरंत आपने ये कल पहले दिन तो वकार साहब सीधे ये कह रहे थे कि हमने देखा नहीं, हम देखेंगे मामला। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि हाँ इस पर अब आदेश दिया गया है पुलिस को। दूसरे दिन उन्होंने ये बात कही। यहीं पर इसी कार्यक्रम में बैठकर वकार साहब ने बोला था इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, वो सब करने के बाद देखिए अगर हम लोग बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी भी तरह की कार्रवाई वहां करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि एक संप्रदाय का ये लोग साथ दे रहे हैं या इस तरह की। वहां पे देखिए सेंसिटिव सिचुएशन है, बहुत सोच समझकर पुलिस को एक एक कदम रखना पड़ता है। ये क्या सेंसिटिव सिचुएशन है या आप भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं कि चलिए इसका फायदा कहीं आपको भी मिल जाए तो सही है? नहीं, हमारा इसमें आप इस बात को समझिए कि संघ और संघ से जुड़े संगठन यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जिस तरह का लोगों में ये भय ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की सांप्रदायिक दिक्कत कोई भी वहां पर नहीं है, पर इसको बनाने की कोशिश, इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी जा रही है चुनाव। नहीं, आप लोग जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं कहा, आप मुझे 2-3 जो बजरंग दल के यहाँ पर हमारे साथी हैं उनके इस देश को इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में कैसे मालूम चला? कब का है ये? परसों का है, 3 दिन पहले। कब का है ये? आप रिपोर्ट आपने अब किया है, ये फोटो किस दिन की है? 13 मई की। 13 मई की, 13 मई से लेके आज 25 मई तक, नोएडा में भी हुआ 13 मई से लेके 25 मई तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक घटना घटी नहीं? घटी ना। इसका पता कैसे मालूम चला? मीडिया के माध्यम से। मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, कहीं किसी तरह की घटना। और ये कह रहे हैं, मंगुरी जी कह रही है कि संघ और संघ युवाओं के दिमाग कोशिश कर रही है भय फैलाने का। किसके भीतर भय फैला? कहीं है ही नहीं, किसी के सामने भय है ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था, दिमाग में डाले किसी को मालूम ही नहीं था, इसका फायदा ये लोग अगले साल चुनाव में लेने का प्रशासन को तो पता है। आप मुझे 1 मिनट बात कर रही हूँ ना, स्थानीय प्रशासन को पुलिस को पता था। आप ये तो बताइए ना, भयभीत कौन हुआ इससे? बैठी रही स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तो पता था ना। भयभीत कौन हुआ? पंखुड़ी जवाब दे रही है ना बोलने का मौका तो जी दीजिए। जी हाँ बोलिए, भयभीत कौन हुआ? बजरंग दल के जो हमारे साथी यहाँ पर हैं, मैंने सारी बात उनकी सुनी। 2-3 सवाल मैं उनसे करना चाहती हूँ। मैं बजरंग दल की बात नहीं कर रहा, आपने संघ की बात की है, आपने संघ की बात की है। आप ये बताइए संघ ने वहां पर क्या किया? संघ ने किसको भयभीत किया वहां पर? क्या आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने क्या बजरंग दल को दी है? या आप लोगों को हमारी सेना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हमारी सेना जो है वो आतंकवादियों से या आईएसआईएस से लड़ने की? और पहली बात, ये आईएसआईएस और तालिबान और इन सब की बात कहाँ आती है? और जैसा कि पहले भी यहाँ पर कहा गया, आपने वहाँ पर आईएसआईएस से लड़ने की बात ढका होता है। आईएसआईएस के लोग काले रंग का लिबास पहनते हैं ऊपर से नीचे, जिस तरह का लिबास दिखाया गया वो एक वर्ग विशेष को दिखाया गया और उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए उनके ये आपकी राजनीतिक सोच है, ये आपकी ये राजनीतिक पूर्वग्रह आपका। बिल्कुल 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 आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। बिल्कुल अभी कांग्रेस के मुकेश नायक ने कहा बहुत बड़ी बात कही है कि मुजफ्फरनगर से जो फायदा उठाया उसी तरह की सियासत बीजेपी करना चाहती है उत्तर प्रदेश में। आईपी सिंह जी जवाब रख दीजिए। आईपी सिंह जी, अवनीश जी, पंखुड़ी मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सुनिए। अवनीश जी रुकिए ना प्लीज। अवनीश जी एक मिनट, आईपी सिंह जी भी मौजूद है, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। पंखुड़ी ठीक है, पंखुड़ी अपनी बात आपने रखी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। आईपी सिंह जी अपनी बात रखिए, मैं वापस लौटती हूँ ना आपके पास, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, सिर्फ आईपी सिंह जी बोलेंगे प्लीज। करीब 32 से 35 मिनट का वक्त गुजर गया, लेकिन बहुत समय बाद जो तो आपने मुझे लेकर आई है। मैं साफ तौर से कहना ये चाहता हूं कि मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आतंकवाद के खिलाफ सक्षम है, हर तरह से सक्षम है और आतंकवाद को हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला आपको सुनना होगा और 3-4 मिनट का वक्त दीजिए। और यही उत्तर प्रदेश पुलिस थी, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब इलाहाबाद में पुलिस ने सिंबल के तौर पर भगवा को रखकर टारगेट किया और उस पर देश में ये तमाम जो सेकुलर फोर्सेस है उस पर कभी आपत्ति नहीं की। क्या उस पुलिस के तमाम बड़े अफसरों के खिलाफ इलाहाबाद में कार्रवाई हुई?
क्या उत्तर प्रदेश में 22 मई को जब श्री अखिलेश यादव के साथ अहमद हसन साहब लखनऊ में मीटिंग कर रहे थे और अहमद साहब ने कहा कि 4.5 साल में हमने एक आतंकवादी नहीं गिरफ्तार किए हैं, और समाजवादी पार्टी की यही सरकार अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे। 14 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया और ये सरकार एक बार भी ना हाई कोर्ट गई ना सुप्रीम कोर्ट गई। और ये संजरपुर का मामला जिसको बाटला हाउस कांड में सलमान खुर्शीद ने कहा कि मां सोनिया गांधी फुट फुट कर रोने लगी, और आज वही, क्योंकि संजरपुर में आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूं, आजमगढ़ कितना बड़ा आतंकवाद का अड्डा है, और उस संजरपुर में दिग्विजय ने वहां देशाटन किया। सवाल ये खड़ा होता है जिस पर चर्चा नहीं की आज। मैं उसी पर आ रही हूँ, उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। और ये बजरंग दल, मुकेश जी अब इसका जवाब रख दीजिए। बजरंग दल बटला उसकी बात का जवाब रख दीजिए। दिग्विजय सिंह बयान दे रहे हैं और उसके बाद आपकी पार्टी क्या उससे सहमत है या नहीं, जबकि वो सारी चीजें प्रूव्ड थी। सबसे अहम बात होती है मुकेश जी, हम मजहब के आधार आईपी सिंह जी, मैं इसी का जवाब ले लूं जरा मुकेश जी से। बिल्कुल नहीं करते हैं आईपी सिंह जी। मुकेश जी इसी का जवाब रख दीजिए। बस इतना ना कहें आप लोगों को क्यों अलग रखा जाए? आप आरोप लगाते हैं, आप लोग को क्यों अलग रखा जाए इससे? क्या इस पर आप लोग भी सियासत नहीं कर रहे? आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? इस जवाब के अलावा देखिए दिग्विजय सिंह का ये व्यक्तिगत बयान है। नहीं, मैं जवाब ले लेते ना, जवाब ले लेते फिर आप बोलिएगा। जी मुकेश जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बाटला हाउस को लेकर और संजरपुर सरायमीर जो आजमगढ़ का सबसे बड़े अड्डे हैं आतंकवाद के। आईपी सिंह जी जरा बाटला हाउस पर इनके विचार सुन लें। आईपी सिंह जी जरा बाटला हाउस पर इनके विचार सुन लें जरा। मुकेश जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक न्यायिक जांच की मांग की है। हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ने ये कह दिया है कि ये फेक इनकाउंटर नहीं था। जो तत्कालीन गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल जी को क्या गलत साबित करना चाहते हैं? या महासचिव कांग्रेस का बड़ा था या देश का गृह मंत्री? ये बात नहीं है आईपी सिंह जी, ये बात नहीं है। सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी गुमराह मत करिए। कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। इनको तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार टेलीविजन पे बैठे हैं। आपका सवाल हो गया। सहमत है दिग्विजय सिंह के बयान से? कांग्रेस पार्टी सहमत है जी। इसी का जवाब रख दीजिए मुकेश जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की है। आईपी सिंह जी जवाब तो लेने दीजिए ना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुकिए जरा, वो जवाब तो लेने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मुकेश जी बोलिए आप। आईपी सिंह जी प्लीज मत बोलिएगा बीच में। मुकेश जी। आरपी सिंह जी कृपया मेरी बात सुने, आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आप ये न सोचे कि दोबारा टेलीविजन पर बैठने नहीं मिलेगा आपको, आज ही सब बोल दें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पूर्व गृह मंत्री जी, शायद मैं आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप अपनी जबान ठीक कर लीजिए। 7,000 जवाब तो लेने दीजिए ना, जवाब तो लेने दीजिए। आप ऐसे जवाब ले रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब देने से बच रहे हैं कांग्रेस। ये जवाब दे आईपी सिंह जी, ये जवाब देने से बच रहे हैं। जवाब देने है। बोलने दीजिए ना मुकेश जी। 10 सेकंड में जवाब रखिए। ये पहले इंडिविजुअल अटैक करेंगे या जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। सब तो आप ही कह देते हैं। हमारे पूर्व गृह जवाब मंत्री देना होगा। आप ही मौका उनको दे रहे हैं ताकि वो जवाब। आप ही जवाब दे लीजिए, आप ही प्रश्न करें। सभ्य आदमी हो, मैं इस तरह की डिबेट में शामिल नहीं होता। तो मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं, आरोप तमाम लगाए जाते हैं हर पार्टी पर, लेकिन असल मुद्दा क्या है? असल ये है कि क्या मुस्लिम सियासत का शिकार है? नुमानी जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्यों मुस्लिम एक वोट बैंक बनकर महज रह जाता है, खासतौर पर यूपी की बात करें तो? देखिए, यहाँ जो है वो सब लोग जो है मुसलमानों को इस अंदाज में सामने लाते हैं कि वो रंग बिल्कुल जो है वो अलग बदल जाता है। वो भारतीय होने के नाते, वोटर्स होने के नाते जो है वो मुसलमानों को नहीं रखा जाता है। कोई भी पार्टी हार जाती है तो ये मुसलमानों के बारे में बात होती है। क्या जो है 18% लोग जो है वो 82
और 80% लोगों को आप छोड़ के ये मुसलमान किधर जा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि जनता किधर जा रही है? हमेशा ये बहस होती है कि मुसलमान किधर जा रहा है, सपा की तरफ जा रहा है या जो है बसपा की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है या जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। ये मुद्दा क्यों बनता है? बल्कि ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता जो किधर जा रही है। तो अगर आप जो है सबको मिलाकर जो बात करेंगी तो वो बात दूसरी होगी। यहाँ चूंकि पहले जो बांट दिया जाता है कि यादव किधर जा रहा है और छत्री किधर जा रहा है, ब्राह्मण किधर जा रहा है और पिछड़ी जात के लोग किधर जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है मामला गड़बड़ होता है। तो यहाँ मुसलमानों की बात जब आती है तो वही जो वोट बैंक की जो है बात आती है, वो मिला के अगर जो है देखा जाए तो जो है ऐसा जो है वो रंग नहीं बनेगा। अब पार्टी भी इस तरह नहीं सोची कि यहाँ तो ठीक है कि जात पात है हिंदुस्तान में, लेकिन ये वोटर के रूप में जो है आप जो है पूरी जनता को देखिए, नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को अलग सिर्फ एक तबके को न देखा जाए। मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल एक रह गया था, आपने जोशी ने एक सवाल आपसे किया था, वो सवाल अभी भी अधूरा है। सवाल यही था कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, क्या पार्टी उससे सहमत है या नहीं? देखिए, पार्टी उस बयान से सहमत है जो हमारे पूर्व गृह मंत्री माननीय पाटिल जी ने दिया है। हाँ। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों ने जांच की है और उसमें ये निष्कर्ष आए हैं कि बटला हाउस फेक इनकाउंटर नहीं है। अब दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, तो न्यायिक जांच करा ले या मना कर दें कि न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है। क्यों उसकी जरूरत क्या? क्या वो पार्टी लाइन से अलग होकर कह रहे हैं? इसका मतलब वो सहमत नहीं है। क्यों नहीं कराया? वो सहमत नहीं है उससे। कांग्रेस क्यों सो रही थी उस वक्त? भाई यहाँ पर अब इस बात को रखने का क्या मतलब है? आप अगर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, तो ये आरोप आप पर भी लगता है। गृह मंत्री से कांग्रेस सहमत है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं। आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी एक सेकंड, मुकेश जी उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि वो मजहब के आधार पर देश में राजनीति करते हैं, देश को बांटने की। आरपी सिंह जी आपने बोल दिया, आरपी सिंह जी अपना सवाल रख दिया, जवाब ले लेते हैं। करते हैं देश अपनी जैसी हाँ, मैं मुकेश जी से एक सवाल जानना चाहता हूँ। हाँ। दिग्विजय सिंह जी क्या अपनी पार्टी के गृह मंत्री को भी कन्विंस नहीं कर पाए न्यायिक जांच के लिए? क्या मुकेश जी इसका जवाब रख दीजिए। जिस पार्टी के वो महासचिव हैं, उस पार्टी की अपनी पार्टी के गृह मंत्री को कन्विंस नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह अगर अपनी पार्टी के गृह मंत्री को कन्विंस नहीं कर पाए तो इस देश की जनता को क्या कन्विंस करेंगे? हुआ है, पानी की समस्या है, केंद्र सरकार ने उसमें मदद तक नहीं दी। पॉइंट की बात मुकेश जी, जो सवाल किया कर्तव्यों का पालन करें, जिस उद्देश्य से आपकी सरकार बनी है वो उद्देश्य पूरा करने में आप काम करें। 15-15 लाख रुपए लोगों के अरे मुकेश जी आप भटकिए मत, आप अगस्ता वेस्टलैंड की बात मत करिए। आप अगस्ता वेस्टलैंड की बात फिर हम कभी करेंगे। चुनाव होते हैं, ध्रुवीकरण पोलराइज करने की कोशिश होती है, जबकि वोटर को किसी जात में न देखकर एक वोटर के तौर पर देखा जाए और ये देखा जाए कि जनता किस तरफ जा रही है, किस पार्टी की तरफ जा रही है, न कि ये कि मुस्लिम या अपर कास्ट या लोअर कास्ट किधर जा रहे हैं। बहरहाल मुद्दा में अभी इतना है।